नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरूद विधानसभा के ग्राम पंचायत सिलतरा में नवनिर्वाचित सरपंच संतोष पटेल ने आभार रैली निकालकर ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों ने आभार रैली का जोरदार जोशीले अंदाज में स्वागत किया। बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव में जहां बीजेपी, कांग्रेस और आप के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में दमखम लगाते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ज्यादातर जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने चुनाव में अपना उद्देश्य नशा मुक्त, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लड़ा और जिसका नतीजा ये रहा कि संतोष पटेल 400 से ज्यादा वोटों से विजय रहे। जय माता की, जय गुरुवर की। मैं संतोष कुमार पटेल ग्राम सिलतरा का सरपंच पद के लिए खड़ा था, जो आज मुझे गांव के माताएं, बहनें, भाई एवं बुजुर्गगण, पिता तुल्य सभी ने मुझे आज एक अतुलित कहना चाहिए कि मुझे जो सफलता हासिल करने में मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा था, जिससे मुझे आज इतना मेरा हौसला को और बुलंद किया और अपना स्नेह प्यार मुझे प्रदान किया, जो कि आज मैं सिलतरा के सरपंच के रूप में आज विजयी हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे उन मतदाताओं को, और जो जनता मुझ पर विश्वास किया, मुझको भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने इस पद में, पद तो पद है लेकिन पद में लोग मद में हो जाते हैं। मेरा जनता से यही निवेदन है कि मैं अपने जो भी कार्य आएगा, जिस प्रकार से भी नीचे से लेकर ऊपर आएगा, वो जनता तक उसका पहुंचाऊंगा मैं, और अच्छे से अच्छे काम करके गांव की सेवा भावना रखते हुए सेवा कार्य करूंगा। और मैं सभी को लेकर, हमारे जितना भी ग्रामीण के लोग हैं, युवा है, वर्ग है, इन सब से मैं एक आत्मीयता बनाते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सबसे मिलकर काम करूंगा। और मैं सरपंच नहीं, वास्तविक अगर देखा जाए तो मेरे गांव के हर बच्चा सरपंच है। जिनके पास समस्याएं हैं, वह समस्याएं को रखेंगे और हम भी साथ मिलकर और गांव से साथ मिलकर हम उस कार्य को करेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। उधर बीजापुर जिले में बीते दिन हुई नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बंपर जीत पर बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने कहा कि बीजापुर की जनता को जो है जीत है, और चाहे नगरीय निकाय की बात करें तो 15 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 10 जिला पंचायत सीटों में से 7 सीटों पर जनपदों और सरपंच पंच की सीटों से बीजेपी समर्पित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जो परिणाम निकलकर सामने आया है, यह हमारे देश के पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय की सरकार की दूरगामी सोच और उनकी जनता के हित में जो योजनाएं चल रही हैं, यह उसका परिणाम है। इसमें मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से आज की जीत को पूरे जनता की जीत बताया है, और हमारे प्रदेश की जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है उसका जीत बताया। हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ चुनावी कैंपेन में भाग लिया। सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं ने चुनाव में भाग लिया। एक कारण था, आज हम लोग बहुत बहुमत के साथ आगे आए हैं। इस चुनाव में कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारी, पुलिस विभाग सब इन्वॉल्व थे। सभी को धन्यवाद देने के लिए मैंने किया था प्रेस वार्ता, और सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जीत के आए उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारी पार्टी की जो रीति और नीति थी, हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का कोशिश किया। यही कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी बीजापुर में बहुत प्रबल दावेदार के रूप में उभर के आई है। आजादी के बाद पहली बार है बीजापुर संवेदनशील जिला होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरह से जीत के आए। इसलिए मैं बार बार जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ, जीत के आए उनको बधाई दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, पिछली सरकार की जो नाकामियां थी, गोबर घोटाला, दारू घोटाला, इनको जनता तक हम ले गए। और हमारे जो सरकार की उपलब्धि है, माँ तारी बंधन की, आवास देने की,
और धान की बोनस और धान की समर्थन मूल्य बढ़ाने की, तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाने की, सभी जो सरकार की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड से लेकर के जो सरकार जितनी भी योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार चला रही थी, उन योजनाओं को हम जनता तक ले गए और जो कांग्रेस की पिछले 5 साल की जो उनकी नाकामी थी उसको जनता के बीच में हमने पहुंचाया। हमने भोपालपट्टनम और हुसूर में 2-2 प्रत्याशियों को जिला पंचायत के लिए उतारा था, चारों के चारों जीत गए। बीजापुर में 3 प्रत्याशियों को उतारा था, उसमें 2 जीते हम। भरमगढ़ क्षेत्र में 3 प्रत्याशी थे, 3 में 2 हम लोग जीते। ये हमारे लिए बहुत मतलब विजय और जुनून की बात है जो हम। सरदार नवदीप सिंह अरोरा से हमारे सीनियर संवाददाता द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यवसायिक स्थापना नीति पर खास बातचीत की गई। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई। वो है कि टोल नाके और टोल नाके पे पुलिस की वसूली, हम सबको तो नहीं बोल सकते लेकिन ये सच्चाई तो है। और इसके अलावा भी कुछ चीजों को चेंबर महसूस करता है कि सरकार के साथ बैठ के बात किया जाए ताकि बिजनेस में सरलता है, थोड़ी सुगमता है और निर्भय होकर के व्यापार और उद्योग चला सके। देखिए सर, मैं बोलता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल सर आप कहीं कुछ ऐसा गलत काम करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कोई टैक्स की चोरी, कहीं कुछ, तब आपको थोड़ा डर के व्यापार करना पड़ता है। ठीक है, आज के जमाने में अगर टोल की मैं बात करता हूं या वसूली की मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है अगर आप फेयर बिजनेस कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ ना कुछ मुझे जो आज फील होता है वो ये है कि एजुकेशन की कमी भी है इन टर्म्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी, है ना। मतलब अगर आप जीएसटी को पूरी तरह समझते हैं, बिकॉज क्या है, हर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, रोज नया अमेंडमेंट आता है, तो उसको हमको समझ के तरीके से व्यापार करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम जानबूझ के वो गलती नहीं करते, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लिखना भूल गए, कहीं कुछ हमसे डलना भूल गया। ठीक है, जब हम सब कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं, हम बिल बना रहे हैं, हम ई-वे बिल बना रहे हैं, कभी कोई ड्राइवर समझ लीजिए अपनी कोई पर्सनल दिक्कत की वजह से समय से नहीं पहुंच पाया, तो उसमें भी प्रावधान है कि उसको आपको रेक्टिफाई करने का एक नियम होता है कि आप उस सिस्टम में जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, डेट को हम एक्सटेंशन चाहते हैं, बिकॉज ड्राइवर नहीं पहुंच पाया, उससे घर में कोई तकलीफ हो गई, कुछ हो। बट क्या होता है, व्यापारी जब जीएसटी वाले को दिखता है तो वो घबरा जाता है कि भाई ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, या उसको समझ में नहीं आता है कि हाँ ये मेरी गलती है कि किसकी गलती है। तो वो जब वो प्रेशर होता है कि आप इसमें तुरंत फाइन पटाइए, आप ये करिए वो करिए, तो मुझे लगता है वो गलत है। एटलीस्ट सब नियम कानून से जब चल रहे हैं तो उन्हें उस चीज को एक प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आपने सही किया है, बट अगली बार आपको अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे प्रावधान है, आपको उसको चेंज करना चाहिए। तो एजुकेशन की जहां पे कमी है सर, आज आप कोई नया नियम लेके आते हैं ना, तो अगर आप उसको लाद देंगे और लोग जब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं तरीके से उस नियम को, तो आपको सबसे पहली चीज तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनको अंडरस्टैंड कराना है। बिकॉज लोग आज पढ़े लिखे हैं, सब आज एंड्रॉयड यूजर्स हैं, सब कुछ, मतलब आज लोग टेक्नोलॉजी बहुत आगे लेके जा चुकी है, सब अच्छे से फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आज वो एजुकेशन की कमी है या ऐसा है, बट ये जो नए प्रावधान आ जाते हैं इसको एजुकेट करना सरकार को उतना ही जरूरी है। और एक तरीके से अगर एक वार्निंग की जो मैं बात बोलता हूँ, ये वार्निंग होनी बहुत जरूरी है। आप फर्स्ट असिस्टेंट में अगर आप उसको बोलेंगे, इंस्टेंस में आप उनको बोलेंगे कि ये आपने गलती कर दी और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, सर गलती है तो भुगतान होना चाहिए। पर अगर गलती किसी गलती से हुई है और अगर उसमें ऐसी चीजें हैं कि वो ना चाहते हुए हुई है, तो उसका सर सरकार को भी ये कहना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए कि हाँ तुम इसको ऐसे करेक्ट कर लो और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो व्यापारी के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है काम करने के, तो आज बहुत डर है व्यापारी को, एक भले जो सही व्यापार कर रहा है तो भी वो डर रहा है। उस तरफ क्यों नहीं जाता है कि जब से देश में हाईवे के जाल फैले हैं और जो लॉजिस्टिक है उसको गति देने के लिए जो 24 साल है वो बहुत ही मुफीद हो सकता है और वास्तव में बिजनेस का जो एक्सपेंशन है और उसमें जो गति मिलेगी, क्योंकि अब जो एक रियल टाइम का एक जो मैनेजमेंट चल रहा है वो इसके लिए बहुत सहायक हो सकता है।
देखिए आज की डेट में हम लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लेके, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को लेके। आज इतना कुछ ऑनलाइन हो चुका है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं उस ऑनलाइन बिजनेस पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो बिजनेस भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। तो आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए। और अगर ये 24/7 अलाउ होता है और सब चीजें स्मूथली वर्क करती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत पेस मिलेगा। मतलब आज जो चीजें हमको एक दिन लेट मिल रही हैं या 2 दिन लेट मिल रही हैं, वो हमें 2 दिन एडवांस में मिलनी चालू हो जाएंगी। तो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। जो आप 30 दिन में बिजनेस कर रहे हैं, वो शायद आप 20 दिन में उतना करके निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो टाइम सेविंग है डेफिनेटली, जो आपको हेल्प करेगा ज्यादा बिजनेस करने के लिए। तो अच्छी बात है कि लॉजिस्टिक्स भी बेटर होगा, ट्रांसपोर्ट भी बेटर होगा। लोगों के पास ये नहीं रहेगा मैं रात को जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी खाली होगी कि नहीं होगी, मुझे रात को ये कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छी बात क्या है, रोजगार। तो अगर नाइट शिफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं, डे शिफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये एक बेनिफिट वाली चीज है। मुझे जो लगता है कि इससे नुकसान जो है वो हम करना चाहेंगे तो हमारा होगा, और नहीं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। आपको ये नहीं लगता कि इसमें स्थायी शिफ्ट नौकरी के बजाय जो गिग वर्कर्स हैं, एक तो वो बढ़ेंगे, और थोड़ा सा एक जो जिसकी आशंका लगभग सभी व्यक्त कर रहे हो है सिक्योरिटी। अब तो लड़कियां भी काम करने लगी हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं सर कई देश घूमा सर, चाइना भी गया सर, मैं थाईलैंड भी गया, और आसपास के देश आप बोलेंगे तो सिंगापुर भी गया। तो सर एक मैंने जो खास चीज देखी सर इन देशों में कि मेल से ज्यादा फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही ताजुब करने वाली चीजें थी। बट आपके पास में वहां पे जेंट्स ज्यादा नहीं दिखते काम करते हुए, और क्योंकि वहां सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी है और वहां लोग भी उतने एजुकेटेड हैं, लोग उतने ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हैं कि उनको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही कहना चाहिए ना, इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं वहां फीमेल्स को काम करने को, और सिस्टम बने हुए हैं वहां पे। आपको कुछ कहना चाहिए, कोई किसी को अगर कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने तरीके से काम हो रहा है। एंड देन मैक्सिमम वर्कर्स आर लाइक फीमेल्स। तो डेफिनेटली एक प्रमोशन उनको भी होना चाहिए, और साथ में जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बातें हैं वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल वर्कर्स को प्रमोट करना है तो इट शुड बी विद अ वेरी गुड सेफ्टी। तो मतलब हम खुद चाहते हैं कि और महिलाएं आगे आए काम करने के लिए, और फीमेल वर्कर्स आगे आए। तो सर कहीं ना कहीं आज मेरे शॉप में आप देखेंगे तो फ्रंट डेस्क में, ऑफिस रिसेप्शन में या सेल्स में फीमेल है सर। क्योंकि सर अगर शायद मुझे लगता है कि जितना अच्छा वेलकम उनकी तरफ से हो सकता है, जितना अच्छा वो लोगों को समझा सकते हैं, तो एक कस्टमर के लिए भी एक थोड़ा सा फील गुड होता है कि चलिए ठीक है, हमें अच्छी एजुकेशन मिल गया उस प्रोडक्ट के बारे में। और कहीं ना कहीं वो लोग कोशिश करके कन्विंस करके सामान को सेल भी कर पाते हैं। तो फीमेल वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो मुझे लगता है, और अच्छी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ वो काम करने को उनको मौका मिले, तो हम भी अच्छा ग्रो करेंगे और उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सरकार ने रोजगार का सृजन और मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए एक नई नीति लागू की है छत्तीसगढ़ में कि जो भी व्यवसायी चाहें तो वो 7 दिन 24 घंटे अपनी दुकान को रन कर सकते हैं। और उसमें कुछ कंडीशन है, लेकिन मेन ये है कि छत्तीसगढ़ में आय भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े। आपका भी चेंबर कैसा सर? चेंबर ऐसा है कि अभी वर्तमान में जो व्यापार की स्थिति है उसको देखते हुए जितने नए नए अच्छे ऑप्शंस आए उतना अच्छा है हमारे लिए। और व्यापार को और हम कैसे आगे छत्तीसगढ़ में, या ज्यादा व्यापार कैसे हो हमारे बिलासपुर शहर में, एक इस पे कॉन्सेंट्रेशन मुझे लगता है कि हर किसी का होना चाहिए। तो ये जो नीति आई है कि 24/7 वर्किंग का जो एक पैटर्न सरकार ने अलाउ किया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कुछ कुछ जो बिजनेसेस हैं उनका नेचर वैसा है कि हाँ, अगर उनको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि आज की डेट में जैसे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बार्स वाले हैं, क्लब्स वाले हैं, तो उनका बिजनेस ही रात का है। ठीक है, अगर आप उनको बोलेंगे आप 10 बजे बंद कर दो, आप 11 बजे बंद कर दो, तो आई थिंक वो उतने खुश नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं जिस वजह से वो व्यापार कर रहे हैं वो वजह फुलफिल नहीं हो पाएगी।
रही बात 24/7 एक नॉर्मल बिजनेस जो हम करते हैं, तो उसकी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपका एक सोशल लाइफ भी होता है, आपकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी टाइम देना है। और क्या होता है कि 24/7 जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो शिफ्ट्स पे काम होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी बीपीओ केपी में भी काम करता था, तो हमारा नेचर वैसा था कि हमको यूएस प्रोसेस के लिए काम करना है, हमको यूके प्रोसेस के लिए काम करना है। तो अगर वैसे प्रोसेसेस को या वैसे ऑफिसेस को आप रन करने को अलाउ करते हैं, तो एक ये बहुत ही वेलकमिंग चीज है। बिकॉज ऐसे में क्या होता है, जो आईटी है सेक्टर या उस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं जो 24/7 काम करना चाहती हैं, आप उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात हमारे जो रेगुलर नॉर्मल बिजनेसेस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रिटेल है, होलसेल है, तो इसका अपना एक टाइमलाइन है जिसपे वो काम करता है। ठीक है, कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो डेफिनेटली 24/7 एक रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज ट्रक्स आती हैं रात को। जब आप, क्या होता है कि आपने एक नो एंट्री का सिस्टम लगाया हुआ है, तो जब शहर में एंटर ही नहीं कर पाएगी ट्रक, तो उसको तो कहीं ना कहीं 24/7 अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन पेट्रोल पंप, तो वो कहां से डीजल लेगा या कहां से पेट्रोल लेगा गाड़ी वाला। तो कुछ कुछ बिजनेसेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि 24/7 आज आप सरकार ने अलाउ किया, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस चीज को हम भी बहुत कहना चाहिए कि बहुत समय से एक इंतजार भी था कि हाँ ठीक है, अगर नो ऑब्जेक्शन हो जाए 24/7 वर्किंग के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार की ये बहुत अच्छी नीति है, मैं बोलूंगा। हाँ, बट कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा खुला हो जाता है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली के टाइमिंग्स, सोशल लाइफ आपके, वो सब भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये एक वेलकम करना चाहिए इस चीज का। और ये तो हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है 24 घंटे, या ऐसा कौन सा बिजनेस हमारे लिए फ्रूटफुल है जो 24 घंटे हम करें, तो उस पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। वो खत्म करते करते मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि आज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के साथ क्या कम्युनिकेशन लैक है, गैप है, या कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो वन टू वन बातें नहीं हो पाती, जिससे एक फियर बना हुआ है? सर, जहां कम्युनिकेशन की बात है ना, तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा लैक तो है सर, लैक है सर। आज सरकार को सर एजुकेट करने की जहां तक मैं बात करता हूं, तो ठीक है, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई नया नियम आया है तो हमें उन्हें व्यापारियों को बताना है। अब वो बताना है तो वो जरूरी नहीं कि हम ही बता रहे हैं, हमें ये भी करना चाहिए कि हम सरकार के साथ, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे हम वो चीजें लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, भले ही देखिए आज की डेट में सर वो छोटी छोटी रील्स, वो इंस्टाग्राम में जो हम 30 सेकेंड्स 1 मिनट की रील्स देखते हैं, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सर, हम यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आज ये प्रावधान आ गया, जैसे कि अब 50,000 तक की मैं बात करता हूं, तो 50,000 तक के माल के ऊपर में ई वे बिल बनना जरूरी है, भले आपके शहर के अंदर माल जा रहा है। तो ये सब जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, ये बनाने बहुत जरूरी है। मैं आपको बात बताता हूं, हमारे एक सीए हैं, सीए कपिल सचदेव, उन्होंने ऐसी एजुकेशन सीरीज स्टार्ट की सर, कि वो छोटे छोटे वीडियोस, आज भी आप उनको यूट्यूब में देखेंगे तो वो छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं। स्पेशली जब भी कोई नया नियम आता है जीएसटी में, तो वो शेयर करते हैं। तो हम अपनी तरफ से शेयर करते हैं, बट इट शुड गो हैंड इन हैंड विद दी गवर्नमेंट ऑल्सो, कि गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव ले कि जहां पे गवर्नमेंट ये नए नियम कानून को लेकर आए, जब भी, तो वो एजुकेशन के लिए भी एक अच्छे सेमिनार्स करे, वर्कशॉप्स करे, जहां पे बिजनेसमैन को एजुकेट होने में दिक्कत ना आए सर। कि हमें, बिकॉज क्या होता है, बिजनेसमैन को कई लोग को पता ही नहीं है, बोले भैया हमको तो पता ही नहीं था ये भी प्रावधान आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नया प्रावधान आ रहा है, बिकॉज कम नहीं आ रहा है सर, आज सैकड़ों चेंजेस हो चुके हैं आज तक जीएसटी के आने के बाद में, तो कई सीएस को भी वापस पढ़ना पड़ता है सब चीजों को। तो मुझे लगता है एक बेसिक एजुकेशन वर्कशॉप प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और चैम्बर की भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं बोलता हूं कि अगर गवर्नमेंट है साथ में, तो आज चैम्बर भी खड़ा है जब व्यापारियों के साथ में, तो ये बराबर जिम्मेदारी है कि दोनों को हमको मिलकर एक अच्छा सामंजस्य रखकर सबको एजुकेट करने में आगे बढ़ना चाहिए। एक ब्रिज चाहिए, मतलब। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। उधर पंचायत चुनाव परिणाम पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा बयान सामने आया है। उनके साथ बीजेपी पंचायत चुनाव प्रभारी
सौरभ सिंह और पंचायत चुनाव प्रदेश समिति सदस्य अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे। मैंने क्यों गलत आंकड़ा पेश करने की बात है भाई। आप नगरीय निकाय के चुनाव देख लें, प्रचंड मतों के साथ लोग जीते हैं, इसके बाद भी समझ में नहीं आया। जिला पंचायत के चुनाव के परिणाम आप निकाल कर देखें, मैंने विधानसभा जैसे 8-8, 10-10 हजार वोटों से जीत रहे हैं लोग। अब उसके बावजूद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो तर्कहीन बातों का, अर्थहीन बातों का, आधारहीन बातों का कोई क्या कर सकता है। देखिए, मैंने इस विषय पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कितने मतों के अंतर से निर्णय आ रहा है वो तो देख लें एक बार। कितने मतों के अंतर से निर्णय आ रहा है, और इतने बड़े गैप से निर्णय आने के बाद कैमरे के सामने कुछ कहना अलग बात है। वो आधी रात को अंधेरे में अपनी आत्मा टटोल लें एक बार जरूर, उनको बड़ी स्पष्टता होगी क्या हो रहा है। नहीं, भाजपा ने पंच सरपंच में कहीं अधिकृत नहीं किया भाई। वहां जो कार्यकर्ता लड़ते हैं वो स्वतंत्रता के साथ अपना चुनाव लड़ते हैं, वापस कहीं ऐसा नहीं। सरकारें संजीदा हैं भाई, इस पर काम पहले भी हो रहा है, पहले भी इस पर बात हुई है। भारत में लागू अब तक के कानूनों में सबसे अच्छा कानून छत्तीसगढ़ में बनेगा। मेरी बात समझें, इसमें बहुत स्पष्टता से ये बात सबको समझना चाहिए कि किसी भी वैमनस्यता के आधार पर, किसी भी सोच के आधार पर किसी पुरानी सरकार की कोई योजना बंद नहीं की गई, जैसे पिछली बार कर दी गई थी। अभी मुष्णुदेव साय जी ने नहीं की कोई बंद, और इसलिए जो योजनाएं हैं कहीं उनको दिखती होंगी अपनी चीजें, उसको परिमार्जित किया गया है, संशोधित किया गया है, उत्कृष्ट बनाया गया है। उसके साथ साथ नई बातें, प्रधानमंत्री आवास उन्होंने बंद कर दिया था, उनके मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने दायित्व से, अपने उस विभाग से, ये कह के कि मुख्यमंत्री जी इनका अब सबका आपको ध्यान है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री आवास है, उसके आंकड़े हैं। नक्सलिज्म के संदर्भ में गतिविधियां कैसी थी सबको ध्यान है, लेकिन इस बार कितने सरेंडर हुए, कितने नक्सली मार दिए गए, पहली बार कहां झंडा ध्वजारोहण हो रहा है, पहली बार कहां मतदान हो रहा है, ये सारे आंकड़े आए। पीएम जनमन की जैसी योजनाओं के आंकड़े आए, कैसे किन दूरस्थ अंचलों में, बैगा क्षेत्र जहां है वहां पर कैसे सड़कें पहुंची हैं, वो बातें आए। 10,000 रुपए की दर से भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जा रही है, वो बातें आई। महतारी बंधन की, ये सब कुछ तो नया है, ये सब कुछ तो नया है भाई। 47,000 आवासों की किस्त एक हमको प्राप्त हो चुकी है। 3,03,000 की किस्त उस दिन शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने फिर से दिया है। और साथ ही साथ 3,03,000 आवासों की किस्त वो अप्रैल मई में फिर देने वाले हैं। 32,000 आवासों की किस्त पीएम जनमन के माध्यम से है। 47,090 आवास जो सीएम आवास इन्होंने निकाल लिया था, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 नक्सलियों के संदर्भ में जो आवास के हमारे थे वो है, और विशेष रूप से जो आवास बचे हुए थे 1,70,000 आवास वो भी पूरा कर रहे हैं। आवास के लिए इससे बड़ा आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। संपूर्ण देश में 17 राज्यों को जो 32 लाख आवास वितरित किए गए थे, उसमें 8,47,000 जो पहली किस्त की बात आपसे कह रहा हूं, वो 26% है। पूरे देश का 26% जो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। बैगा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए, जो दूरस्थ अंचलों में है, उनके लिए पीएम जनमन के माध्यम से भी पूरे देश में 4,600 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। उसमें 2,400 किलोमीटर सड़कें सिर्फ छत्तीसगढ़ में बन गई, जो 51% है पूरे देश का। वो जो पूरे देश का 51% है। इन सारे ही कामों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह जनता ने अपार भरोसा सरकार पर दिखाया है, और ये भरोसा देखते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अब और मेहनत करने की जरूरत है, अब और परिश्रम करने की जरूरत है। अब जनता ने इतना बड़ा विश्वास दिया है, तो इस विश्वास पर खरा उतरना और मेहनत का काम है, और मुश्किल का काम है। और उन्हें विश्वास भी जताया है कि भाजपा के कार्यकर्ता जरूर इस काम को पूरा कर पाएंगे। हमारे साथ, हमारे जनता के साथ और समर्थन के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, समूचे छत्तीसगढ़ की जनता का। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कर्मठता से इस विषय पर लगे रहे, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूरे संगठन, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, और विशेष रूप से इस पूरे अभियान को, जो पंचायती राज चुनाव के अभियान, पंच से लेकर के और सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों तक, ये पूरे अभियान को अनवरत देखने वाले, मॉनिटरिंग करने वाले हमारे पूर्व विधायक सौरभ सिंह जी, इन्होंने भी पूरा समय और परिश्रम किया है इस पर। उनका भी हृदय से आभार, अभिनंदन करता हूं। इनकी पूरी टीम जो पीछे लगकर काम की, उनका भी आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत अच्छा आंकड़ा, बहुत अच्छा परिणाम
भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से और विशेष रूप से जनता के विश्वास की दृष्टि से आया है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के कामों पर, नीतियों पर जनता ने विश्वास का मोहर लगाया है। जी, 60 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पहली बार वोटिंग हो रही है। मतलब पुवर्ती जैसा गांव जिसमें लोकसभा के चुनाव में भी शिफ्ट किया गया था मतदान केंद्र को, दूसरी जगह वोट डाला गया था, इस बार वहीं वोटिंग हो रही। ऐसे गांव जहां पहली बार हम वोट कर रहे हैं, हमारा संविधान पहुंच रहा है। भारत का संविधान उन गांवों में अब पहुंच रहा है। वो किसी विदेश के सोच के अधीन अब नहीं रहेंगे, वो भारत के संविधान के साथ स्वतंत्र होकर स्वाभिमान के साथ खड़े होंगे। अधिकतम में बनेंगे, मैं कहता हूं आपको 80% लगभग जिलों में हम बनाएंगे। नहीं बचा है कि ईवीएम या बटन पर कुछ कहा जाए। बैलेट पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग 80% स्थानों पर विजयी हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, 50,000 लगभग मतदाता होते हैं, 50-60 गांव होते हैं। उन जिला पंचायत में भाजपा कांग्रेस सभी अधिकृत करते हैं। उन अधिकृत सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से अथवा कई सीटों को जिनको भाजपा ने अधिकृत नहीं किया था, मुक्त करके रखा था, हमारे ही दो धुरंधर उसमें आमने सामने थे, तो ऐसी भी सीटों को मिला करके लगभग 325 सीटें जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। मैंने लगभग स्पष्ट ही है यह आंकड़ा कि 320 से 325 के बीच की सीटें हमको मिलेंगी और उसमें भाजपा के कार्यकर्ता जीत कर आए। 433 में से 320 में कह रहा हूं, ये भी बड़ा आंकड़ा है। जनपदों में भी, जिला पंचायतों में भी, सरपंचों के चुनाव में भी, और विशेष रूप से आप देखेंगे तो जिला पंचायत के इस चुनाव में मैं सोचता हूं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के नाते अधिकतम स्थानों पर, अधिकतम लगभग 80% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष काबिज होंगे। इसका कारण भी मैं साथ ही साथ कह देता हूं कि विशेष रूप से ये है कि फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।